ये क्यूएफटी का पेपर जो है आपका, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ठीक, वो जरा देखते हैं एक बार। बोला हुआ है क्या कि क्वांटम नंबर +1/2 एंड -1/2 फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो है मतलब ये पढ़ते भी हैं, किताबों में लिखा भी होता है कि जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है +1/2 और -1/2, वो इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये हम पढ़ते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इस एस की वैल्यू या स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं इसमें। बेसिकली जो है मतलब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है या ये जो क्वांटम नंबर है आपके, वो किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें जो चौथा स्टेटमेंट है उसको पढ़िए आप। टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। मतलब बेसिकली जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो तो दो टाइप की मैकेनिक्स पढ़ते हो। एक आपका क्लासिकल मैकेनिक्स होता है और एक आपका होता है क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है उसमें जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रो पार्टिकल्स, उनके ऊपर जैसे आप न्यूटन्स का फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, एक ब्लॉक लिया उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसका एक्सेलरेशन निकाल रहा है और बहुत सारी चीजें, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, जिसमें आप बड़े पार्टिकल के ऊपर मैकेनिक्स के फॉर्मूले यूज करते हो। और बेसिकली अगर मान लो कि जो है मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको बोल सकते हो आप, तो उनके ऊपर जो मैकेनिक्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेसिकली ये सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर दो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स हैं जिनका क्लासिकल मैकेनिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी, है ना। उसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था विच स्टेबलाइज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज्ड ए बीम ऑफ। तो ये जानते हैं हम कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था, वहाँ हीलियम के न्यूक्लियस को गोल्ड के थिन फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट उसकी की गई थी। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या? हीलियम न्यूक्लियाई विच इम्पिंज्ड ऑन ए मेटल फॉइल्ड एंड गॉट स्कैटर्ड। तो ये स्टेटमेंट सही है, सेकंड का डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट या हम बोले अगर, तो nth बोर ऑर्बिट के लिए रेडियस का फॉर्मूला, तो वो आपके पास आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, यही ना आता है। अब अगर हाइड्रोजन एटम है और फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए रेडियस देखना है, तो एन की वैल्यू 1 फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1, तो एन 1 और जेड 1। तो जो रेडियस आएगा वो रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। इसको बोर रेडियस भी बोला जाता है। अब बोला हुआ है इन चारों में से किसकी केस में रेडियस की वैल्यू इसी के बराबर आ जाए। तो पहला ऑप्शन अगर चेक करें हम, हीलियम प्लस एन, तो हीलियम प्लस एन के लिए आप बोलेंगे एन की वैल्यू 2 बोला हुआ है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। एन की वैल्यू 2 है तो एन का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे आप देखें तो n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर और नीचे 3, तो ये भी नहीं आएगा। n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 3, ये भी नहीं आएगा। अब इसकी बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो n का स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर 4 और नीचे z यानी 4, तो दोनों का रेशियो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रेडियस की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट एटॉमिक रेडियस के बराबर आ जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा है? डी। उसके बाद आगे बात करें, ये भी एक आईआईटी में पूछा है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है क्या कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, तो इसमें एक दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो आप लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, ये आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दें। अब सेकेंड बोर ऑर्बिट के लिए बोला हुआ है, तो अब अगर मान लो कि देखो आप, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो सेकेंड बोर ऑर्बिट की अगर बात करें, मास इंटू वेलोसिटी इन सेकेंड बोर ऑर्बिट इंटू रेडियस इन सेकेंड बोर ऑर्बिट इक्वल टू 2h/2 के बराबर आएगा। अब यहां से एक चीज और, अगर आप रेडियस इन सेकेंड बोर ऑर्बिट देखें, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपसे कि जो 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसको बोर रेडियस बोलते हैं, उसको ए नॉट बोल देते हैं। तो रेडियस इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, अब 0.529 की जगह लिख दे रहा हूँ ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हमको अगर सेकेंड बोर ऑर्बिट का रेडियस निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ए नॉट, एन की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड यानी 1, तो इसकी वैल्यू 4 ए नॉट के बराबर आ जाएगी। आएगा ना।
और इसी रेडियस इन सेकेंड बोर ऑर्बिट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास आएगा क्या, m वेलोसिटी इन सेकेंड बोर ऑर्बिट इंटू 4 इंटू ए नॉट, और इसकी वैल्यू क्या, h अपॉन पाई के बराबर। तो वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, वेलोसिटी इन सेकेंड बोर ऑर्बिट h अपॉन 4 पाई m इंटू ए नॉट, यही ना आएगा। अब इसमें हाफ एम वी स्क्वायर वाली वैल्यू पुट कर दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हाफ m और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी h अपॉन क्या 4 पाई m इंटू ए नॉट का होल स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर करेंगे आप तो आपके पास आएगा हाफ m h स्क्वायर अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इंटू ए नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से m और m वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 पाई स्क्वायर m इंटू क्या ए नॉट स्क्वायर। तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 पाई स्क्वायर m ए नॉट स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोला हुआ है P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical cell of infinitesimal thickness dr at a distance r from the nucleus. The volume of this cell is 4 pi r square into dr. तो उसको क्वांटिटेटिव स्केच ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ P on R। तो 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ पूछा हुआ है और y एक्सिस पे आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा, पहली बात तो ये कि जो है मतलब ये C और आपका C ऑप्शन तो होगा नहीं, और 1s ऑर्बिटल के लिए ए ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज हो रहा है। आप एक चीज देखो, वाई एक्सिस पे अगर आप लेते हो साई और एक्स एक्सिस पे अगर आर लेते हो तो 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, और इसका स्क्वायर जब आप करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी वाला जो टर्म आता है और बाकी इसका आर, तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ग्राफ यही बनेगा, बस अंतर ये होगा कि ये ग्राफ थोड़ा मतलब ऊपर और हो जाएगा, ठीक। और बाकी अगर y एक्सिस पे आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लेते हैं यानी 4 पाई r स्क्वायर डी आर, और बाकी x एक्सिस पे r लेते हैं, तो 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ जो होता है आपका वो इस तरीके से होता है। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है मुझको वो बी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला हुआ है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता भी है। Consider an electronic state psi of helium plus n whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum number are -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 and 0 रिस्पेक्टिवली। और बाकी बोला हुआ है इसमें जो आपको ऑप्शन है वो चेक करने हैं। तो एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमारे पास हीलियम प्लस आयन है उसकी एनर्जी की वैल्यू हमारे पास दे रखी किसी ग्राउंड मतलब किसी एनर्जी स्टेट में, तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो वो दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक। और हीलियम प्लस आयन की बात कर रहा है तो Z की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया 4 और 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। तो n की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो n की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कितना 4। तो n इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4, यानी वो फोर्थ एनर्जी स्टेट में है। बाकी जो हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है L की वैल्यू वो कितनी है 2 है, और बाकी जो M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू किसके बराबर है 0। तो रेडियल नोड, एंगुलर नोड और बाकी जो चीजें हैं, तो अगर मान लो देखो 2 एंगुलर नोड लिखा है तो L की वैल्यू 2, तो ये एंगुलर नोड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो करेक्ट है ही है। बाकी बोला हुआ इट हैज 3 रेडियल नोड, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, तो इसकी वैल्यू जरा 4 -2 -1, तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये 3 तो होगा नहीं। The nuclear charge experienced by the electron in this state is less than the 2e, where e is the magnitude of the electronic charge. बोला हुआ न्यूक्लियर चार्ज experienced by the electron in this state is less than 2e। तो एक बात सोचो आप, बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लो कि जो है मतलब हमसे जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा तो उस केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बाकी जो है मतलब बोला हुआ है क्या, द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, यानी अब इसमें एक चीज और देखो, यहाँ पे जो हमारे पास जो स्टेट है वो n = 4 है, तो n = 4 का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा,
और अगर दूर होगा और बाकी जो है मतलब हमारे पास ये जो थोड़ा सा हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है क्या, द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट is less than 2e where e is the magnitude of the electronic charge। जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब कौन से स्टेट में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में है, ठीक। और बाकी बोला हुआ है क्या, द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e। अच्छा ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के जेड इफेक्टिव पूछा हुआ है, तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। और z माइनस सिग्मा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो z की वैल्यू आपने पुट कर दिया 4, हीलियम का एटॉमिक नंबर और सॉरी हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक। यहाँ पे जो z है उसमें आपने यहाँ पे पुट कर दिया n की वैल्यू, सॉरी z की वैल्यू, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और बाकी हमारे पास बोला क्या है कि सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप हीलियम के लिए तो वो 0.3 के आसपास आता है, कुछ याद करो आप। तो उस केस में आपके पास जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, आ जाएगी, ठीक। डी लिखा हुआ इट हैज ए 3D स्टेट, तो जरा देखें हम n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू अगर 2 है तो ये 4d को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 2d को सॉरी 3d को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आगे बोला हुआ है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल नोड एंड 2 एंगुलर नोड, यानी 2 रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 2 और 2 एंगुलर नोड यानी l इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप तो n माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी इलेक्ट्रॉन पहले किस में था, 5वें एनर्जी स्टेट में था। 2a ऑर्बिटल हैविंग सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन इन ऑल डायरेक्शन एट एनी डिस्टेंस, यानी s ऑर्बिटल, ठीक। और बाकी जो है मतलब बोला हुआ है सेमिंग सेम साइन फंक्शन इन, मतलब n इक्वल टू 5 से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जंप कर रहा है, तो हमसे बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में जंप कर रहा है जिसमें सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन इन ऑल डायरेक्शन। तो सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन इन ऑल डायरेक्शन वो किस केस में होता है, तो हम बोलते हैं कि उस केस में हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं, ठीक। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5, अच्छा एक और बात आगे बोला हुआ है क्या, इफ द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज 326.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमसे बोला है कि बताओ वो एटम या आयन कौन सा होगा, ठीक। तो इसमें एक चीज करते हैं देखो, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन हमने ये मान लिया किसी हायर एनर्जी स्टेट n इक्वल टू n2 में था, अब वो इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू n1 में आएगा तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा उतनी ही एनर्जी वो इमिट करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप आएगा वो आपके पास आएगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 326.4 के बराबर। अब यहां से इसको जरा सॉल्व करें तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, डेटा मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं, 326.4 डिवाइडेड बाई 13.624, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 24। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम तो 24 आ रहा है। n2 की वैल्यू जिस हायर एनर्जी स्टेट में था वो 5, तो यानी जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो 25 आएगा इज इक्वल टू कितना 24 आ गया, ठीक। अब बोला हुआ है क्या कि वो ऐसे ऑर्बिटल में आ रहा है जिसमें सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन इन ऑल डायरेक्शन, तो वो 1s ऑर्बिटल या n इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि बेसिकली जो है मतलब n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हम बोलेंगे 1s ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा और उसमें जो है मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो n की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, n1 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपके पास आ गया z 1 माइनस 1/25 इज इक्वल टू कितना 24, तो ये z की वैल्यू जहां तक मुझे दिखाई दे रही है 5 है, ठीक। तो यानी एटॉमिक नंबर 5, तो बोरॉन आपका है। अगला क्वेश्चन, in a sample of hydrogen atom in all the atoms are in first excited state, if they de-excite to the ground state, the ratio of longest and shortest wavelength of the emitted photon। तो यहाँ पे एक चीज देखो आप, 5वें एक्साइटेड स्टेट में मतलब ये हुआ n इक्वल टू 6 में, ठीक। और बाकी जो है मतलब वो आपका ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो अगर ग्राउंड स्टेट में आएगा यानी इसका मतलब यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, n1 की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1, ठीक।
और जो हाइयर एनर्जी स्टेट N2 है उसकी वैल्यू कितनी है 6। तो N2 की वैल्यू 6 और N1 की वैल्यू 1 के बराबर। अब क्या हो रहा है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो, यही ना चाहिए। तो एक बात सोचो आप, n इक्वल टू 6 और ये रहा n इक्वल टू 1। अब बीच में जो एनर्जी स्टेट्स आएंगे वो आपके पास n इक्वल टू 5 आएगा, n इक्वल टू 4 आएगा, n इक्वल टू 3 आएगा और n इक्वल टू 2 आएगा। तो अगर मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करता है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। तो वेवलेंथ का जो वेवलेंथ आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। यानी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा वो तब होगा जब n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 1 में जंप करेगा, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 5 में जंप करे, है कि नहीं। तो उस केस में एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, मैक्स। तो मतलब ये हुआ है कि आप इसमें लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा मैक्स अगर लिखेंगे तो इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, और n1 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये आपके पास 1 अपॉन लैम्डा मैक्स आएगा। और 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम जो आएगा वो आएगा r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, अब n1 की वैल्यू 1 पुट कर दे और यहाँ पे कितना 36। इन दोनों का रेशियो ही आपको चाहिए, तो सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक, आगे, among the following transition of an electron of hydrogen atom, 4d से आपका किस में जा रहा है 3p, 4d से 3s, 3d से 2p, 3d से 2s। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे n1 की वैल्यू पुट करना 3 और n2 की वैल्यू पुट करना 4। यहाँ पे n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू क्या 4। यहाँ पे n1 की वैल्यू 2 और n3 की n2 की वैल्यू कितनी 3, और इस वाले केस में n1 की वैल्यू कितनी 2 और बाकी जो हमारे पास n3 है n2, उस n2 की वैल्यू कितनी 3। और फॉर्मूला लगाना 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r, हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 ही हो गई, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये आपके पास वेवलेंथ दे देगा कि कौन सी ट्रांजिशन में वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा और कौन सी ट्रांजिशन में वेवलेंथ की वैल्यू कम है। ठीक, आगे, if the radius of first Bohr orbit is x, then the de Broglie wavelength of the electron in third Bohr orbit is nearly equal to। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट के जो रेडियस की वैल्यू वो x है, तो हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। अब h अपॉन m मास तो वही रहेगा इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी कौन से ऑर्बिट में, थर्ड, तो mv3। अब हमने ये बोल दिया इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी बोर ऑर्बिट में घूमता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल, तो थर्ड बोर ऑर्बिट में है, तो mv3 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस इन थर्ड बोर ऑर्बिट इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई, यानी m इंटू वेलोसिटी इन थर्ड बोर ऑर्बिट इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई रेडियस इन थर्ड बोर ऑर्बिट। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, और बाकी 3h अपॉन 2 पाई रेडियस इन थर्ड बोर ऑर्बिट, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 पाई रेडियस इन थर्ड बोर ऑर्बिट डिवाइडेड बाई 3। थर्ड बोर ऑर्बिट का रेडियस तो 2 पाई बाई 3 तो लिख ही दे हम, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से कुछ और कैंसिल होने वाला था क्या, नहीं, ठीक है। ठीक है, अब बाकी रेडियस इन थर्ड बोर ऑर्बिट, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट के टर्म्स में निकाले हम, तो हम बोलेंगे रेडियस इन थर्ड बोर ऑर्बिट इक्वल टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर अपॉन z। तो x इंटू किसकी बात किया हुआ है इन्होंने, हाइड्रोजन एटम, या आप मतलब इसमें मेनली वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू जो है वो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई z1, तो 9x आ जाएगा। और इसकी वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो वो आ रहा है कितना 6 पाई x, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, if temperature of helium gas is increased from 300 Kelvin to 600 Kelvin, the de Broglie wavelength of helium atom is changed by a factor of। ठीक, तो अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 300 से 600 केल्विन, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में कितने का चेंज आया, तो आप फिर से लिखे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। तो जो लैम्डा है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो वेलोसिटी होगा वो आपका टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू आप VRMS ही लिखो अगर आप, तो √3 RT अपॉन मोलर मास, यही लिखेंगे ना। तो वेलोसिटी जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। 300 से 600 केल्विन करेंगे तो 2 गुना बढ़ा रहे, तो वेलोसिटी जो होगा वो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा।
और वेलोसिटी अगर √2 टाइम्स बढ़ेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ √2 टाइम्स कम हो जाएगा, या हम इस तरीके से बोले कि 1/√2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? बी। The radius of the orbit in hydrogen atom is इतने नैनोमीटर। The speed of electron in this orbit is, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए रेडियस इन nth ऑर्बिट इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर, ये एंगस्ट्रॉम में आता है, ठीक, इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इंटू जेड अपॉन एन, यही ना आता है। इसकी वैल्यू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू, अब नैनोमीटर में दे रखा है, तो मतलब ये हुआ है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नैनोमीटर में आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर 1 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर, और अगर मान लो इसको आप इस तरीके से लिख दे 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, तो यही हमारे पास टर्म क्या आएगा? नैनोमीटर आएगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि आप इसको, जैसे देखो ध्यान से, शायद मैं कैलकुलेशन में कुछ एरर कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको इस तरीके से ना लिख करके पूरा सॉल्व ही कर दे रहा हूं मैं। देखो ये वैल्यू तो होती ही होती है, आप इसको लिख दो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये लिख दिया हमने। तो उसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, या हम इसकी जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, 0.8464 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर लिख दिया हमने। और बाकी हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा n की वैल्यू कितनी होगी। जरा सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको कैलकुलेटर से, है ना। तो ये हमारे पास आएगा 0.8464 डिवाइडेड बाई 0.529, 1.6 यानी 16 आ रहा है। तो n की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है। अब n की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 1 है, पुट कर दो आप, तो यहाँ पे 2.18 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है? 0.545। तो ये आंसर लगभग इतना, ये आंसर इसका करेक्ट है ए। ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन बोथ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 सेकंड इज, ये भी कैलकुलेशन वाला ही प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, तो बेसिकली क्या है कि एक कंप्लीट अगर मान लो रिवॉल्यूशन अगर करता है, जैसे बोला हुआ है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन बोथ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 सेकंड, एक सेकंड में। तो पहले एक काम करते हैं कि सेकंड ऑर्बिट के लिए रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। और टाइम पीरियड मिल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि एक सेकंड में उसको कितना रिवॉल्यूशन करना है। जैसे कहने का मतलब ये, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, करना ही आप ही को है। आप इसमें जैसे टाइम पीरियड, तो वो लिखना कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो सेकंड बोर ऑर्बिट की बात किया हुआ है, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 पाई रेडियस इन सेकंड बोर ऑर्बिट, वो आपके पास आएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर, तो सेकंड बोर ऑर्बिट है यानी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z1 डिवाइडेड बाई, और ये हमारे पास आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन, तो एन की वैल्यू 2 ही और जेड की वैल्यू 1, और ये इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर में आएगा, ये भी मीटर पर सेकंड में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो अब टाइम पीरियड की वैल्यू आई अगर मान लो, तो मतलब ये हुआ है कि एक रिवॉल्यूशन करने में उसको इतना टाइम लगा, तो एन रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा? तो बोलेंगे एन इंटू टी लगेगा, और वो टाइम एक सेकंड के बराबर है, यानी जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर। तो टाइम पीरियड का रिवर्स आप पुट कर देना, वैल्यू मिल जाएगी। आगे the bond energy of N2 molecule is 480 kilojoule per mole. Which among the following wavelength photon is sufficient to dissociate N2 into the atoms? इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ आपके पास विकल्प नहीं है। यहाँ बोला हुआ है N2 को उसके पूरे एटम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इसमें जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी N2 मॉलिक्यूल की वो पर मोल दे रखा है, तो एक मोल के लिए अगर दे रखा है तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर ले। Na मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसके लिए 480 किलो जूल। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी 480 डिवाइडेड बाई Na किलो जूल, ये करना पड़ेगा आपको, ये खुद से कैलकुलेट करना है आपको। अब एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए इतनी एनर्जी, तो इज इक्वल टू आपने लिख दिया क्या? hc बाई लैम्डा, आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप इस तरीके से भी लिख लो 480
divided by 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 10 to the power 3 equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 multiplied by 3 into 10 to the power 8 divided by lambda. अब यहाँ से lambda की वैल्यू आपको मिल जाएगी. आगे alpha particle are projected towards the following stationary nuclei with the same initial kinetic energy. The distance of closest approach is minimum. तो इसमें आप बोलते क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, तो यहाँ पे अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम तो हमसे ये बोला हुआ है, अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने लिख दिया हाफ mv² इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के q1 q2. तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो क्या होगा 2e और बाकी दूसरे का चार्ज z डिवाइडेड बाई r मिनिमम. यही आता है फॉर्मूला. अगर इसकी वैल्यू फिक्स है या इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है तो जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ जो r मिनिमम जो है वो वैल्यू कम या ज्यादा इसके हिसाब से होगी. इसके हिसाब से मतलब r मिनिमम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके z. तो बोला है मिनिमम, तो मिनिमम मतलब जिसके लिए z की वैल्यू मिनिमम, तो साफ दिख रहा है सोडियम के लिए z की वैल्यू क्या होगी मिनिमम. The ratio of angular momentum of an electron in and its linear momentum in third Bohr orbit for lithium plus 2n. तो एंगुलर मोमेंटम यानी इसका मतलब ये हुआ कि mvr की बात कर रहा है. ठीक, इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई इंटू n, यही बोलेंगे हम. आगे बोला हुआ है क्या रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम तो होता है मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो m इंटू वी की वैल्यू आप क्या बोलेंगे लीनियर मोमेंटम यानी m इंटू वी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक, मतलब इसको आपने मान लिया क्या x है ना. कौन से बोर ऑर्बिट में चाहिए हमको थर्ड बोर ऑर्बिट में चाहिए. किसके लिए चाहिए लिथियम प्लस 2n के लिए चाहिए, है कि नहीं. तो वेलोसिटी की वैल्यू इसमें हमको पूरा रखना पड़ेगा क्या. एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू तो हमारे पास आ गई mvr. ठीक, और रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय लीनियर मोमेंटम, तो ये तो रेडियस ही आएगा ना. और थर्ड बोर ऑर्बिट यानी 0.529 और थर्ड बोर ऑर्बिट यानी n² है ना. तो थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए n² यानी n का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा. तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है सी है ना. रेडियस इन मास इनटू वेलोसिटी इन थर्ड बोर ऑर्बिट, और ये सही है परफेक्ट है. और लिथियम प्लस 2n की बात किया हुआ है. तो एंगुलर मोमेंटम यानी mvr और लीनियर मोमेंटम आपका m इंटू वी, तो इन दोनों का रेशियो रेडियस इन थर्ड बोर ऑर्बिट के बराबर आएगा. तो 0.529 इंटू n² अपॉन z. अच्छा एक और चीज, तो n का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z भी तो 3 है, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़े ना, वो तो लिथियम प्लस 2 आयन, तो इसकी वैल्यू 3 आएगी. तो इसका आंसर करेक्ट 0.529 इंटू 3 के बराबर आएगा. तो सी नहीं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट सही है, परफेक्ट. आगे बात करते हैं. Which of the following statement is are correct? The 3d orbital remain degenerated in the presence of magnetic field. The electron density of 3d xz orbital in the x, y and yz plane is 0. The electron density of 3d z square orbital in xy plane is 0. The electron density of 3d xy orbital in xy plane is 0. आप एक चैप्टर पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ते हो, वहाँ स्प्लिटिंग पढ़ते हो ऑर्बिटल्स की. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हम बोलेंगे गलत है. भाई 3d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डीजनरेट तो रहेंगे नहीं, वहाँ स्प्लिटिंग होगी. तो जब वो डिपेंड करता है कि कौन से न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है लिगेंड के अप्रोच करने का, उस हिसाब से स्प्लिटिंग होती है, पढ़ते हो आप. तो ये ऑप्शन करेक्ट तो नहीं है. ठीक, आगे बोला हुआ है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 3d xz. तो 3d xz की बात अगर करें तो जो ऑर्बिटल में लोब का ओरिएंटेशन होगा वो बिटवीन द एक्सिस होगा. तो अगर मान लो कि आपने ये x और y एक्सिस ले रखा, सॉरी x और z ले रखा है, तो 3dz ऑर्बिटल जो होगा उसमें लोब का ओरिएंटेशन x और z एक्सिस के बीच में होगा. तो बोला हुआ है क्या कि 3dz ऑर्बिटल में xy और yz प्लेन, तो हम एक काम करते हैं ना, xz प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, लेकिन अगर xy और yz प्लेन की बात करें हम, तो आप इसको अगर मान लो कि परपेंडिकुलर इससे एक प्लेन बना रहे हो, जो आपका मतलब इसको अगर आपने y एक्सिस ले लिया, तो y एक्सिस ले लिया तो एक नोडल प्लेन ये मिलता है और एक नोडल प्लेन ये मिलता है, यानी yz और आपका xy.
तो YZ और XY नोडल प्लेन दो मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 3dz स्क्वायर, तो dz स्क्वायर में तो वहां पे कहीं प्रोबेबिलिटी जीरो होती ही नहीं, क्योंकि लोब का ओरिएंटेशन z एक्सिस के लॉन्ग भी होता है और बाकी इस तरीके से भी आप शेप बनाते हो तो इसका कोई नोडल प्लेन नहीं आता है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 3dxy, तो xy में xy प्लेन में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो पाई जाएगी, वहां तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। If a neutron has kinetic energy 16 times as compared to that of an alpha particle, then the ratio of de Broglie wavelength of neutron to that of alpha particle will be, तो हम बोलेंगे कि lambda n divided by lambda alpha, ठीक, is equal to, अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बोला हुआ है तो यहाँ लिख दिया h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक, और बाकी डिवाइडेड बाई, ये फर्स्ट केस न्यूट्रॉन के केस में h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट, ये सेकेंड केस में। तो एच वाला टर्म कैंसिल, 2 वाला टर्म कैंसिल, ऊपर आएगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अब अल्फा पार्टिकल हो गया और बाकी जो है मतलब इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका, न्यूट्रॉन का, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ गया। तो बोला है कि न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 16 गुना है अल्फा पार्टिकल के, यानी इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी का 16 गुना है, तो यानी इसका मतलब ये वाला इसका स्क्वायर रूट तो 1/4 आएगा। और बाकी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो अल्फा पार्टिकल का मास 2 गुना होगा, और सॉरी अल्फा पार्टिकल का मास, जैसे अब अल्फा पार्टिकल का मास न्यूट्रॉन के मास का 4 गुना होगा। वजह क्या है, न्यूक्लियस में उसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स रखे होंगे और लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो एक न्यूट्रॉन का मास और 4 या 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास में किसका मास ज्यादा होगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास, तो वो आपके पास आएगा ये 4 टाइम्स, तो इसका स्क्वायर रूट है, यानी ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 1, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 आएगी। डी ऑप्शन देखो, ठीक। Which of the following ion will have maximum specific charge, मतलब चार्ज बाई वॉल्यूम की बात किया हुआ है, ठीक, चार्ज पर यूनिट मास की बात किया हुआ है इन्होंने। तो चार्ज पर यूनिट मास की अगर बात करेंगे हम, तो उस केस में अगर देखो आप सब जो मुझको दिखाई दे रहा है, ये आपको ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो सब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसका मतलब ये हुआ है कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो या सब में चार्ज की वैल्यू तो क्या है, सेम। अब चार्ज की वैल्यू सेम है तो बोला हुआ है मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज, तो हम बोलेंगे कि यहाँ फिर डी ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, है ना। वजह ये है कि इसमें अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट चार्ज पर यूनिट मास पूछा हुआ है, तो चार्ज पर यूनिट मास अगर पूछा हुआ है तो उस हिसाब से तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, इसका 24 होता है, इसका 19 होता है और इसका कितना 16 होता है, तो इसका मास सबसे कम है, तो चार्ज पर यूनिट मास इसका सबसे ज्यादा होगा। मैं स्पेसिफिक चार्ज को चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहा था, ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे इसमें देखो क्या बोला है, बोला हुआ है द वेव फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल इज गिवन है, साई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। अब बाकी जो है मतलब ये आपका बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू दे रखी है, और बाकी बोला हुआ है कि इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। द नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू, आपको जब भी रेडियल नोड निकालना हो इसको जीरो कर दो, तो जीरो करेंगे तो आप इसकी वैल्यू जीरो होगी नहीं, इसकी वैल्यू जीरो होगी नहीं, इसी की वैल्यू जीरो पुट करना पड़ेगा, यानी r इज इक्वल टू आपके पास 2a0 के बराबर आएगा, तो एक ही रेडियल नोड मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, ठीक। आगे बोला हुआ है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इसमें कहीं थीटा वाला टर्म आ ही नहीं रहा है, तो वो आपका जो है मतलब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सही है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस इज नॉन जीरो, तो हर एक एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ जो है आपका वो आपका वाई एक्सिस पे जो है मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेते हो साई स्क्वायर और एक्स एक्सिस पे यार, तो न्यूक्लियस के ऊपर मैक्सिमा होता है। रेडियल नोड ऑकर एट डिस्टेंस ऑफ 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो सही है, इसका ऑप्शन बी सी डी हो। आगे if the shortest wavelength of transition of hydrogen atom in the Lyman series is x, तो हमसे पूछा है बताओ बाकी जो चीजें हैं,
तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी की वैल्यू मैक्स, और एनर्जी की वैल्यू मैक्स का मतलब ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से ट्रांजिशन कर रहा है किसमें, n इक्वल टू इनफाइनाइट। हाइड्रोजन एटम है, लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 होगी, तो यानी 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r इनटू, अब हाइड्रोजन एटम है z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, और इनफाइनाइट का स्क्वायर 1 बाई इनफाइनाइट तो वो 0। तो वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, x, यानी r की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन x। इसी के टर्म में बाकी चीजें हमको बतानी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जैसे, तो बामर सीरीज के लिए तो पहले पुट कर दिया 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन बामर सीरीज, तो n की वैल्यू 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 1 अपॉन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी गैप मिनिमम, तो n2 की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 1 बाई लैम्डा, ये आपको कैलकुलेट ही करना है। r की वैल्यू 1 अपॉन x है इंटू 9 माइनस 4 यानी 5 डिवाइडेड बाई 36, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी। अच्छा, हीलियम प्लस आयन की बात किया हुआ है तो जेड स्क्वायर वाला टर्म तो आएगा ही आएगा, ठीक। अब जेड स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, ठीक। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हाँ तो ये ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा, दिख रहा साहब, 4/9, तो ये कितना आ जाएगा 9x/5, ये वेवलेंथ आएगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज के लिए तो n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, और हीलियम प्लस साइन की बात कर रहा है तो जेड की वैल्यू 2 आप पुट करना है यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, है ना। आगे बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट आर 10। आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आता है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2 आता है, इसमें पुट करना आपके पास आंसर आ जाएगा। और जब पुट करेंगे तो वो 10 तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 से जब आता है ग्राउंड स्टेट में तब 10 आता है। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, यानी पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बराबर है, तो बोला है क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो आपने ये लिख दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा पी ही पुट कर दो आप, तो डेल्टा पी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यानी डेल्टा पी की वैल्यू अगर कम से कम एरर चाहिए तो लिखेंगे एच अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट, तो यानी मास इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, तो यहां से डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एम इंटू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, या इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2m अंडर रूट एच अपॉन पाई, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये बड़ा शानदार चीज है, इसके बारे में सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा, ये दोनों ही, और करना आपको है, क्योंकि वास्तव में बहुत बढ़िया चीज है। जैसे बेसिकली क्या होता है ना कि आप पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आप ही को करना है, बस खाली हिंट दे रहा हूँ तरीका क्या है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो अगर मान लो nth ऑर्बिट में, तो इसकी वैल्यू होती है -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होता है। हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो जेड की वैल्यू 1, तो यानी इसका मतलब -27.2 अपॉन एन स्क्वायर के बराबर। अगर n इक्वल टू 1 में आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो n इक्वल टू 1 में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। n इक्वल टू इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा 0। न्यूक्लियस n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 भी लिख देते हैं, और n इक्वल टू इनफाइनाइट, जरा n इक्वल टू 2 भी पुट करते हैं हम, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 6.8 आएगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -27.2, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -6.8, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, है कि नहीं। इस n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 27.2 है, और बाकी जो है मतलब n इक्वल टू इनफाइनाइट से इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो 6.8 है, ये फिक्स रहता है। मतलब अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ाया, तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बढ़ जाएगा, जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या रहे फिक्स कांस्टेंट।
अब इस क्वेश्चन को करना आपसे होगा। बढ़िया। हेलो बच्चों, तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 23 है, जरा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द सेम न्यूक्लियस इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो बोला है कि क्या कि द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचेज। मतलब कहने का क्या कि यहाँ पे जो है मतलब जो हमारे पास चीज दी रखी है, बोला हुआ है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों को जो है मतलब हम सेम न्यूक्लियस की तरफ मतलब उसको फेंक रहे हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल को और प्रोटॉन दोनों को हम मतलब सेम जो है मतलब न्यूक्लियस की तरफ फेंकेंगे, तो उसके बाद जो है मतलब हमारे पास बोला हुआ है क्या, उनके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो पूछा है। और साथ में जो है मतलब कुछ टर्म भी बोला हुआ है, जैसे मान लो पहला वाला ऑप्शन देखो तो उसमें बोला हुआ है कि देयर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज सेम, और बाकी सब चीजें। इसमें हम करते क्या है, हम ये बोलेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना होता है आपको, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। यही ना पढ़ते हो आप लोग। तो अगर मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों के लिए, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों के लिए, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म तो हम बोलेंगे के Q1। अगर मान लो अल्फा पार्टिकल की बात करें हम, तो उसका चार्ज 2e के बराबर होगा मल्टीप्लाइड बाई Q2। तो ये जो Q2 है वो दूसरे न्यूक्लियस का चार्ज है। तो अगर दूसरे न्यूक्लियस का चार्ज आपने कुछ मान लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे Z मान लिया एटॉमिक नंबर उसका, तो उसका Z इंटू ई हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी आर मिनिमम। ये अल्फा पार्टिकल के लिए बात हो गई। अब अगर मान लो फॉर प्रोटॉन के लिए बात करें हम, तो उस केस में बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1, क्योंकि प्रोटॉन है उसका चार्ज E के बराबर, और जिस न्यूक्लियस की तरफ फेंक रहा है उसका चार्ज Z इंटू ई के बराबर डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। अब ये दोनों वैल्यूज सेम, तो अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो इसको बोल दिया आर मिनिमम फॉर फर्स्ट केस, और ये बोल दिया आर मिनिमम फॉर सेकेंड केस। ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर है यानी k इंटू टू ई मल्टीप्लाइड बाई जेड इंटू ई डिवाइडेड बाई आर मिनिमम फॉर फर्स्ट केस इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई ई इंटू जेड इंटू ई डिवाइडेड बाई आर मिनिमम फॉर सेकेंड केस, ये बोलेंगे ना हम। तो यहां से देखो आप के जेड ई और ई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों के जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो जो आएगा, किसके किसके लिए बोला हुआ है, पहले अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए। तो अगर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो तो 2/1 आ रहा है, मुझको दिखाई दे रहा है, तो 2/1 दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बी वाला देखें हम, जिसमें बोला हुआ है 8/1 इफ देयर इनिशियल मोमेंटम वाज सेम। अब इनिशियल मोमेंटम अगर सेम होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो देखना पड़ेगा आपको। जैसे मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी के बराबर। तो यानी इसका मतलब अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी आपको लिखना हो तो वो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv स्क्वायर के बराबर, यानी वेलोसिटी की वैल्यू जो आपके पास आएगी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, इसका स्क्वायर रूट आएगा, यही ना आएगा। अब अगर मान लो कि आपको मोमेंटम चाहिए यानी m इंटू वी, तो यानी इसका मतलब ये हुआ है कि m इंटू वी की वैल्यू, ठीक, या हमको तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, वही बात तो वही है, खैर कैलकुलेशन वही कर रहा है, तो m इंटू अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। तो ये हमारे पास जो p की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई मास, ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब बोला हुआ है दोनों के लिए इनिशियल मोमेंटम सेम है, तो दोनों के लिए अगर इनिशियल मोमेंटम सेम होगा तो उसका मतलब मास पे तो डिपेंडेंसी होगी होगी भाई। अगर मान लो इनिशियल मोमेंटम सेम है लेकिन मास अगर अलग अलग है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। तो उस केस में क्या करेंगे हम बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, मान लो अल्फा पार्टिकल के लिए हम बात करें, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो हम बोलेंगे k मल्टीप्लाइड बाई अल्फा पार्टिकल के लिए 2e इंटू जेड इंटू ई डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। अब इसमें अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखें आप, तो ये हमारे पास टर्म जो आएगा इसमें देखो ध्यान से आप, तो काइनेटिक एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम इज इक्वल टू के इंटू 2e मल्टीप्लाइड बाई जेड ई अपॉन आर मिनिमम। तो ये अल्फा पार्टिकल के बारे में बात हो रही है। और वही अगर मान लो प्रोटॉन के बारे में बात हो, तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू के इंटू प्रोटॉन का चार्ज ई इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। अब यहां से इसको बोल दिया आर मिनिमम फॉर फर्स्ट केस और इसको बोल दिया आर मिनिमम फॉर सेकेंड केस।
अब इसमें जो प्रोटॉन का मास होगा, या सॉरी अल्फा पार्टिकल का मास होगा, प्रोटॉन के मास का 4 गुना होगा। तो यानी इसका मतलब ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब 4 गुना प्रोटॉन के मास का यानी 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये टर्म आएगा और ये टर्म इसके बराबर आएगा। तो इन दोनों का रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रोटॉन का मास कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो होगा वो 8/1 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कि आप सी वाले ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि इनिशियल स्पीड अगर सेम होगी तो स्पीड के सेम होने का मतलब मास तो अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आएगी, तो उस केस में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बाकी डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि पहला ऑप्शन अगर करेक्ट है तो डी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला हुआ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक चीज, जैसे 3 क्वांटम नंबर n, l और m, तो n जो होता है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, n आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, l जो होता है वो शेप को रिप्रेजेंट करता है, m जो होता है वो ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कई बार जो है मतलब जैसे क्या है, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जा चुके क्वेश्चंस जेई में। इस पे आपको हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो आपका साइज को रिप्रेजेंट करता है। n की जब वैल्यू बढ़ती है तो ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाता है। जैसे मान लो 1s और 2s में साइज का कंपैरिजन किया जाए तो 2s का साइज बड़ा होता है क्योंकि वहां n की वैल्यू बड़ी होती है। l जो होता है यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, वो शेप ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो आपका ओरिएंटेशन को। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर सही है। The orientation of an atomic orbital depends upon the angular part of wave function of electron wave, सही m, m के ऊपर, ठीक। Plane of angular mode node of an orbital depends upon angular part of wave function of electron wave only, l के ऊपर डिपेंडेंसी, ठीक, ये भी सही है। Angular part of px orbital of hydrogen like species is same for any value of principal quantum number। तो एंगुलर पार्ट ऑफ px ऑर्बिटल, जैसे मान लो ये वाला पार्ट जो सी वाला पार्ट है, इसमें बोला हुआ है प्लेन ऑफ एंगुलर नोड ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव ओनली। तो एंगुलर पार्ट का मतलब वो थीटा पे डिपेंडेंसी, तो ये स्टेटमेंट सही है। और बाकी बोला हुआ है क्या, एंगुलर पार्ट ऑफ px ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज सेम फॉर एनी वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे बेसिकली क्या है, इसके लिए आप l की वैल्यू देखो तो वो 1 ही आएगी। तो l की वैल्यू अगर 1 आएगी तो px ऑर्बिटल के लिए जो एंगुलर पार्ट होगा वो आपका n की किसी भी वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट 2p ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोला हुआ नंबर ऑफ मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर ट्रू। तो अगर मान लो देखो ध्यान से 2p ऑर्बिटल, तो इसके लिए अगर मान लो कि y एक्सिस पे आप अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं ना, ठीक, तो वो हमारे पास आता है 4πr² इंटू साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी आर, यही आता है। और एक्स एक्सिस पे आपका आर आता है। अब इसमें ये हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर मान लो पूछा जाए तो सिंपल आप इसको ऐसे समझ ले कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमा आता है वो n-l आता है। तो 2p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू कितनी 1, तो ये नंबर ऑफ मैक्सिमा 1 आएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। आगे बोला हुआ एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन थीटा एंड फाई। तो बेसिकली क्या है कि 2p ऑर्बिटल, जैसे s ऑर्बिटल की अगर बात करें तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो p है चाहे d है, इन दोनों के लिए एंगुलर डिपेंडेंसी होती। तो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट कि एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन थीटा एंड फाई। तो एक चीज देखो, आप एक भी पढ़ते हो आप, जैसे साई इज इक्वल टू, तो आप ऐसे पढ़ते हैं कि रेडियल पार्ट एंगुलर पार्ट और फाई, ये पढ़ते हो। ये आपका रेडियल पार्ट होता है और ये आपका एंगुलर पार्ट, तो एंगुलर पार्ट की डिपेंडेंसी थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करती है। स्टेटमेंट सही। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन एक्सजेड प्लेन इज 0। तो अगर 2py है तो इसके लिए अगर मान लो कि आपको नोडल प्लेन कैलकुलेट करना हो ना, तो हम बोलेंगे क्या कि जब py ऑर्बिटल लेंगे तो इसका मतलब लोब का ओरिएंटेशन y एक्सिस के लॉन्ग होगा, और अगर y एक्सिस के लॉन्ग होगा तो एक्सजेड प्लेन जो आपके पास आएगा वो नोडल प्लेन आएगा। तो ये सही स्टेटमेंट है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। डी लिखा हुआ एंगुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सजेड प्लेन इज 0। एक चीज,
रेडियल प्रोबेबिलिटी और बाकी जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो कहानी क्या है, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो जैसे ये बोला हुआ है एंगुलर प्रोबेबिलिटी, ठीक, और यहाँ पे ये बोला हुआ है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स जेड प्लेन इज जीरो। देखो ध्यान से, तो आपको एक चीज दिखाई देगी, इसका स्टेटमेंट सी ना करेक्ट होकर के वास्तव में डी करेक्ट है। एक्चुअल में कहानी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लो आप डी मतलब पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो इसको अगर मान लो आपने वाई एक्सिस ले लिया, इसको आपने एक्स एक्सिस ले लिया और बाकी आपका जेड एक्सिस है, तो जो हमारे पास आपका पी वाई ऑर्बिटल होगा उसमें लोब का ओरिएंटेशन मतलब इस तरीके से वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। मतलब लोब आपका, जैसे अगर मान लो कि आपने इसको वाई एक्सिस ले लिया, तो लोब का ओरिएंटेशन आपका जो है वो किसके लॉन्ग होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो जब वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा मतलब ये हुआ कि एंगुलर पार्ट जो होगा वो आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग, एंगुलर पार्ट मतलब जैसे कहने का मतलब इसको ऐसे समझे हम कि अगर मान लो ये पी वाई ऑर्बिटल, तो पी वाई ऑर्बिटल है, तो ये जो पार्ट होता है इसी को आप बोलते हैं एंगुलर पार्ट, ठीक। और जब रेडियस के लॉन्ग जाते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, रेडियल पार्ट। तो एक्चुअल में जो पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप का होता है। तो अगर डम्बल शेप का होगा इसका मतलब ये हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर कोन टाइप में, मतलब उनका एक जो है मतलब आपका एक मतलब वो वाला एरिया भी कवर करेगा जिसमें एक्स और वाई वाला प्लेन आएगा। मैं रेडियल पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होगा आपका, ठीक, या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो एक्स जेड प्लेन में वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि बस इकली मतलब अगर मान लो कि देखो आप ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अगर मान लो कि कौन शेप में पाया जाएगा या ऐसे कुछ मतलब उसकी विड्थ होगी या उस लोब की कुछ चौड़ाई होगी, तो सिर्फ एक लाइन के क्रॉस थोड़े ना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वो एक्स और जेड दोनों प्लेन को कवर करेगा। तो रेडियल डिस्टेंस के एक लॉन्ग अगर जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन एक्स और जेड प्लेन में भी थोड़े बहुत दिखाई देंगे, लेकिन जब एंगल के क्रॉस अगर जाएंगे तो वहां पर एक्स जेड के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन आपको नहीं पाया जाएगा। तो ये इसका स्टेटमेंट, ठीक। आगे बात करते हैं। आगे इसमें देखो आप, लिखा हुआ है व्हेन फोटॉन्स, ठीक, of energy 4.25 electron volt strike the surface of a metal A, the ejected photoelectron, if maximum kinetic energy have wavelength of lambda A. एक मिनट। When photon of energy 4.25 electron volt strike the surface of a metal A, the ejected photoelectrons, if maximum kinetic energy having wavelength lambda A, the maximum kinetic energy of photoelectrons liberated from another metal B by another या by photon of energy 4.7 electron volt is 1.5 electron volt less than that of photoelectron of metal A if the wavelength of, मतलब कुल मिलाकर के कहानी इस तरीके से बोली गई है। इसकी लैंग्वेज जो है मतलब थोड़ी सी अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं आपको समझा रहा हूँ। कहानी क्या है, बोला हुआ है कोई मेटल सरफेस ए, मतलब दो अलग अलग मेटल, तो एक मेटल हमारे पास ए है और एक दूसरा मेटल सरफेस क्या है, बी। अब इस पे अगर मान लो कि हमने जो फोटोन इंसिडेंट कराया 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इस पे जब हम फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो वो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। चलो अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, वो बोला हुआ है हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, ठीक। यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा ए के बराबर है। चलो ठीक है। आगे बोला हुआ है क्या कि जो बी से फोटोन निकल रही, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन दैट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल ए। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में आपको 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऐड करना पड़ेगा, तब काइनेटिक एनर्जी जो पहले ए मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रही है उसके बराबर होगी। तो इसमें पूछा क्या है, एक और चीज, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल बी, यानी यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ ए। तो बाकी हमको इसमें ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है शब्दों का और कुछ नहीं है, बस खाली ये है कुल मिलाकर के
कि हम 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा बी है। लैम्डा बी की वैल्यू 2 टाइम्स लैम्डा ए के बराबर दे रखी है और साथ में इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन और इसके हिसाब से इन दोनों का वर्क फंक्शन हमको कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं इसको हम करेंगे क्या। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके करस्पॉन्डिंग ही आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो तो आप लैम्डा की वैल्यू बोलेंगे h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। मान लिया इसका वर्क फंक्शन W1 है और इसका वर्क फंक्शन कितना है W2 है। मैं आपको रिलेशन बता दे रहा हूँ, सॉल्व आप ही करोगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर आएगी, जो एनर्जी इंसिडेंट कराया माइनस वर्क फंक्शन यानी W1। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी इंसिडेंट कराया माइनस इसका वर्क फंक्शन। अब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, तो हमने बोल दिया कि अगर इसका स्क्वायर करें या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें आप तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा एच स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर इंटू सॉरी एच स्क्वायर अपॉन 2m एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा स्क्वायर, यही आएगा। यानी ये वैल्यू पुट कर दो आप एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4.25 माइनस W1। यहाँ पे कितना आएगा, ये A के लिए है और B के लिए एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बी स्क्वायर इक्वल टू 4.7 माइनस W2। अब इसमें एक और चीज दे रखा है, B की वेवलेंथ जो है वो A के वेवलेंथ के दोगुनी की है। मतलब यहाँ पे अगर B की वेवलेंथ को A की वेवलेंथ से दोगुना कर दे यानी ये आपके पास एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम, इलेक्ट्रॉन ही है उसका मास तो सेम रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 लैम्डा ए स्क्वायर इक्वल टू 4.7 माइनस W2। अब एक और काम, लेकिन इसमें एक पंगा फंसेगा। देखते हैं कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो ये वैल्यू यानी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू लैम्डा ए स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दो आप यहाँ पे। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू अगर पुट करेंगे आप तो देखिए क्या आएगा हमारे पास एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा ए स्क्वायर और बाकी जो है मतलब ये नीचे 4 वाला टर्म आएगा तो ये आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है 4.25 माइनस W1 डिवाइडेड बाई और बाकी नीचे 4 वाला टर्म आएगा इक्वल टू 4.7 माइनस W2। ये रिलेशन आएगा और इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अच्छा एक और चीज दे रखी, एक और डेटा भी तो दे रखा है, उसको यूज कर सकते हैं हम। बोला हुआ है क्या कि यहाँ पे जो हमारे पास बी है जो निकल रहा है बी से इलेक्ट्रॉन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक बोला हुआ है ना, वो आपका 1.5 टाइम्स लेस देन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन है किससे, एक से। मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन तो ये हमारे पास आ गया और एक रिलेशन ये भी आएगा, वो क्या आएगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है यानी 4.25 माइनस W1 जो अभी हम लोगों ने लिखा था, ए की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बी के लिए काइनेटिक एनर्जी यानी 4.7 माइनस कितना W2 और प्लस 1.5। तो एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये, तो यहां से आपको W1 भी मिल जाएगा और साथ में W2 भी मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, नंबर ऑफ मैक्सिमा इन रेडियल नोड या रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर्व फॉर 3px ऑर्बिटल इज 2। तो n माइनस एल होता है मैक्सिमा। 3p के लिए अगर बात करें हम तो यानी n की वैल्यू 3 आएगी और l की वैल्यू 1 आएगी, ठीक। तो बोला हुआ है क्या कि यानी n माइनस एल की वैल्यू तो 3 माइनस 1 यानी कितना आएगा 2 आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बी लिखा हुआ एंगुलर वेव फंक्शन फॉर pz ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा cos फाई। तो यहाँ पे थीटा इज द एंगल फ्रॉम द z एक्सिस,
तो ये चीज आप देखते हो, ये पढ़ते हो आप जो है मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो ये वाला पार्ट तो खैर जो है मतलब स्टेटमेंट सही नहीं है। एंगुलर फंक्शन ऑफ 2p ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल इज डिफरेंट, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। बेसिकली क्या होगा, 2p और 3p ऑर्बिटल्स के लिए जो एंगुलर फंक्शन होगा वो सेम रहेगा। ठीक, आगे बोला हुआ है साई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस फॉर एस ऑर्बिटल, तो सही है। ठीक भाई, एस ऑर्बिटल के लिए जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मैक्सिमा जो है मतलब आपका मतलब डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिटल के लिए ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका बी और सी इनकरेक्ट है। आगे ये क्वेश्चन देखो आप, बोला हुआ है इसमें क्या कि द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लिथियम प्लस 2n इज इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1 with 1 रेडियल नोड। ठीक है, upon absorbing light the ion undergoes transition to a state S2, the state S2 has 1 radial node and its energy is equal to the ground state energy of the hydrogen atom, तो state S1 हमसे पूछा हुआ है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है लिथियम प्लस 2n, स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1 में है जिसमें एक रेडियल नोड है, यानी जिस स्टेट में n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू 1, और बाकी एक और चीज देखो, स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट है यानी इसका मतलब एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या, जीरो, एल की वैल्यू जीरो यानी n माइनस वन इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 2, तो यानी जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, 2s, तो स्टेट S1 आपका 2s है। आगे ये बोला हुआ है क्या कि इस 2s स्टेट से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और किसी दूसरे स्टेट S2 में जा रहा है, और इस S2 के लिए भी जो नंबर ऑफ रेडियल नोड है वो 1 ही, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर n है तो n2 माइनस L2 माइनस 1 इक्वल टू हमने बोल दिया 1। अब उसके बाद बोला हुआ है इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के बराबर है, तो मतलब ये हुआ कि अगर उसकी एनर्जी यानी इसकी एनर्जी यानी माइनस 13.6, लिथियम प्लस 2n है तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, तो n की वैल्यू तो n2 के बराबर है, इसकी वैल्यू ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की है उसके बराबर है, तो माइनस 13.6, तो यहां से आपके पास n2 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर, तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। L भी पता चल जाएगा आपसे मतलब किस हाइयर एनर्जी स्टेट में गया। अब अगला क्वेश्चन जरा देखें हम, एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट ऑफ द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट, ये तो S1 के बारे में ही बोला हुआ है, तो S1 मतलब वो कौन से एनर्जी स्टेट की बात कर रहा है, वो आपका 2s में था शायद, है ना, हाँ, तो 2s में अगर था तो उसकी एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो बोलेंगे माइनस 13.6, लिथियम है तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका उस सेकेंड एनर्जी स्टेट में एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। और बाकी अगर मान लो कि जो है मतलब हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की बात करें तो माइनस 13.6, तो इसके टर्म में चाहिए, तो वो साफ दिख रहा है कितना, 9/4 टाइम्स है यानी 2.25, तो इसका ऑप्शन कौन सा, सी है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट S2, तो वो तो n की वैल्यू 3 आई थी, तो n की वैल्यू अगर 3 आई थी तो l माइनस n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू 1, तो ये n की वैल्यू 3 माइनस एल माइनस वन इक्वल टू 1, तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आएगी, वो हमारे पास आएगा क्या, 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट। इसमें देखो आप, यहाँ पे बोला हुआ है क्या कि द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, जो भी चीजें हमारे पास लिखी हुई हैं, अब इस पे जरा स्टेटमेंट पे हम बातें हैं। बोला हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 2s ऑर्बिटल इज इनकरेक्ट, तो मतलब 2s ऑर्बिटल के लिए हमको मतलब बताना है चीजें। तो पहला बोला हुआ है इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, लॉजिकल सी बात है कि 2s ऑर्बिटल अगर होगा तो वो जो है मतलब आपका क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल तो होगा ही होगा। इट पॉसेसेस वन रेडियल या वन नोडल सरफेस, तो वन नोडल सरफेस यानी आपके पास n माइनस एल माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ नोड की बात किया हुआ है, तो अगर पहले रेडियल नोड कैलकुलेट करें तो 2 माइनस जीरो माइनस वन यानी 1 आएगा, तो एक रेडियल नोड आएगा और l की वैल्यू 0 आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो आपके पास आएंगे वो एक ही आएंगे, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, गलत है, वो तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा तो हर जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। In it the density is maximum at the nucleus which falls off to zero at a certain distance, further increases to maximum then fall off with the increase in distance from the nucleus,
डायरेक्टली ग्राफ ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बस इससे देख लो आप, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नॉट करेक्टली प्लॉटेड। तो बी तो करेक्टली प्लॉटेड है, ये 1s तो है ही है, सी 1s यानी इसका मतलब थोड़ा सा और लेंथ बढ़ जाएगी, 2s के लिए गलत ले रखा है। देखो ध्यान से आप, 2s के लिए नंबर ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट कर लो, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा n माइनस एल होता है 2 माइनस 0 यानी 2 आएगा। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मैक्स, अच्छा एक चीज, वो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा होता है उसमें वाई एक्सिस पे आपका रेडियन नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वाला पार्ट होता है। तो इससे अगर मान लो कि नोड ही से देखें अगर हम, तो एक यहाँ नोड मिलेगा और एक यहाँ नोड मिलेगा, तो रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए इसके हिसाब से। तो 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो ये गलत है। तो ये ऑप्शन जो है मतलब करेक्टली प्लॉट नहीं है, तो ग्राफ पढ़ते हो आप लोग, है ना। आगे बोला हुआ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड ए स्टेशनरी न्यूक्लियस, ठीक है, of charge plus z where z is a constant for the nucleus and e is the magnitude of the electronic charge. The hydrogen-like species required 92.55 electron volt to excite the electron from second Bohr orbit to third Bohr orbit. तो हमसे z की वैल्यू पूछा हुआ है, तो हम करेंगे क्या, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस इक्वल टू जितनी एनर्जी उसको चाहिए z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, वो दे रखा है 92.55। अब इसमें n1 की वैल्यू सेकेंड बोर ऑर्बिट से थर्ड बोर ऑर्बिट में जाना है उसको, तो 13.6 जेड स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसकी वैल्यू 92.55 के बराबर। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक। आगे, इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, देन वैल्यू ऑफ ऑर्बिट नंबर मे बी। If the energy of electron in certain orbit is same as that of first Bohr orbit for the hydrogen atom, ठीक। तो मतलब ये बोला हुआ है कि अगर मान लो कि एनर्जी इन सर्टेन Bohr orbit for a given species is same, यानी z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट Bohr orbit of hydrogen atom माइनस 13.6, तो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जेड स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर के बराबर होगी। तो एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसके बारे में बोला हुआ है, तो हम बोलेंगे कि मे भी बोला हुआ है ना, सर्टेन ऑर्बिट इन ए गिवन स्पीसीज, ठीक। तो अब एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, मतलब वो डिपेंड करेगा कि जेड की वैल्यू बस जितना जो उसका एटॉमिक नंबर होगा और एन की वैल्यू वो सेम रहेगी, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। आगे बोला हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, ठीक, एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms इक्वल टू -1/2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट कर लो, n की वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वो आपके पास होंगे n स्क्वायर के बराबर। तो 9 ऑर्बिटल्स आएंगे, उन 9 ऑर्बिटल्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 इलेक्ट्रॉन में से 9 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी स्पिन +1/2 और बाकी 9 इलेक्ट्रॉन जो -1/2, इसका आंसर 9 आएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक, ये जेई का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको देखना आप। बोला हुआ है कि वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल दे रखा है, नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ इतने वेवलेंथ। तो आपको सिंपल करना है, क्या मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, जो उसके पास फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आप लिखेंगे जितना एनर्जी आपने सप्लाई किया माइनस एच न्यू नॉट, इसको एच सी बाई लैम्डा के बराबर कर देना, और देखना इसका वर्क फंक्शन दे ही रखा हमारे पास अलग अलग, वो कैलकुलेट कर सकते हो आप। यहाँ पे देखें, इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली बहुत पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, सिंपल करना है कि आपको रेडियल नोड के बारे में बताना है, तो आप इस वाले टर्म को 0 के बराबर कर दो। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू आपके पास 2a नॉट के बराबर आ जाएगी। तो बोला हुआ है क्या, where a naught is the Bohr radius, let the radial node in 2s orbital be at r naught, then find the value of r naught in terms of a naught, तो 2a naught के बराबर। आगे बोला हुआ है एक बेसबॉल हैविंग मास 100 ग्राम मूव विद वेलोसिटी इतने मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द, ये तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। तो यहाँ से h अपॉन मास आपका 100 ग्राम है, तो इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 इंटू 100, तो यहाँ से आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला हुआ है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक।
आर एन या रेडियस इन एन, वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी इन सेकेंड बोर ऑर्बिट पूछा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट पूछा है तो 2.18 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई z अपॉन n। ठीक। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू, यहाँ वेलोसिटी मिलेगी फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, पुट कर देना, मास भी इलेक्ट्रॉन का पुट कर देना, मिल जाएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p ऑर्बिटल्स इन h अपॉन 2 पाई यूनिट्स, तो अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, बस यही करना है आप। द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन दे रखा हमारे पास, वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस है माइनस इतने डिग्री सेल्सियस इज m टाइम्स इस, देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m, ये लिख दिया हमने पहले। अब अगर मान लो दो पार्टिकल्स के लिए लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 चाहिए, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 आप लिखेंगे क्या, तो वो अगर आपके पास आएगा कुछ इस तरीके से, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकेंड केस इंटू m डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट केस डिवाइडेड बाई m, ये आ गया। तो हमसे बोला क्या है, बोला हुआ एटॉमिक मास ऑफ हीलियम और नियॉन, यानी हीलियम और नियॉन का, यानी मोलर मास ऑफ हीलियम 4 है और मोलर मास ऑफ नियॉन वो कितना है 20। वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट माइनस 73 डिग्री सेल्सियस m टाइम्स दैट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन एट 727 डिग्री सेल्सियस, यानी लैम्डा ऑफ हीलियम इज इक्वल टू m टाइम्स लैम्डा ऑफ क्या, नियॉन। ये जो लैम्डा है वो -73 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, तो 73 पे दे रखा है मतलब टेम्परेचर कितना 200 केल्विन, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका वो 1000 केल्विन 1000 केल्विन के बराबर। ठीक। तो आप करें क्या कि आप पहले एक चीज देखें, जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ mv², और यहाँ जो वेलोसिटी आएगी वो आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बराबर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे आपने लिख दिया हाफ इंटू m और वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी आएगा किसके बराबर, अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई मोलर मास, जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3RT बाई m, तो 3RT डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो बाकी आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ये तो खैर पढ़ते ही है, कहाँ मैं जा रहा, 3/2RT। ठीक। तो यहाँ पे लैम्डा ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ नियॉन इज इक्वल टू m इक्वल टू अंडर रूट। ठीक। और काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ नीचे नियॉन है तो ऊपर नियॉन आएगा, यानी 3/2R इंटू टेम्परेचर फॉर नियॉन डिवाइडेड बाई 3/2R इंटू टेम्परेचर फॉर हीलियम मल्टीप्लाइड बाई, अब उसमें मास भी है तो ऊपर मास किसका आएगा, नियॉन का, वो कितना है 20 और नीचे 4, तो ये टर्म तो गया कैंसिल, और दोनों का टेम्परेचर दे रखा है ये 4 ये 5 आ गया। टेम्परेचर फॉर नियॉन दे रखा 1000 और ये कितना दे रखा है 200, तो 5 आएगा, तो इसकी वैल्यू ही 5 आएगी। आगे एक और क्वेश्चन बोला हुआ है क्या, कि इसमें लिखा क्या है एक बार, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ml इक्वल टू 1 एंड ms इक्वल टू कितना -1/2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले ऑर्बिटल्स काउंट कर ले हम, तो n की वैल्यू अगर 4 होगी, अच्छा इसमें एक और दिमाग लगाते हैं, मॉड ऑफ m की वैल्यू 1, तो यानी इसका मतलब m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 और +1, तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स बताने जिनके लिए n की वैल्यू 4 और m की वैल्यू -1 और m की वैल्यू +1 के बराबर होगी। ठीक। अब देखो क्या करना है आपको, एक मिनट, ठीक। अब इसमें देखो जैसे n की वैल्यू 4 है और मतलब m की जो वैल्यूज आपको लेनी है वो -1 और +1, करना क्या है आपको, n की वैल्यू अगर 4 है तो l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी, 0 1 2 और 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग m की जो वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ 0 ही आएगी, तो इसमें वो वाला तो आपको ऑप्शन हटा ही देना है। अगर n की l की वैल्यू 1 है
तो m की वैल्यू क्या क्या होगी, -1 0 और +1। यहां भी आपके पास वैल्यूज वही आएंगी, m की वैल्यू आएगी -2 -1 0 1 और +2, और इसके करस्पॉन्डिंग भी -3 2 +3 वैल्यू आएगी। अब एक चीज देखो, 1 2 3 4 और 2 और, यानी 6। ठीक, 6 ऐसी वैल्यूज आएंगी m के लिए जिसके लिए m की वैल्यू -1 +1 दोनों होगा और n की वैल्यू 4। तो उन 6 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन के लिए आधे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी स्पिन की वैल्यू -1/2, और बाकी आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके लिए स्पिन की वैल्यू क्या, +1/2। यानी इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। कैलकुलेट कर सकते हो आप। अब यहां देखें हम, कंसीडर ए हीलियम एटम दैट एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम आफ्टर द फोटोन एब्जॉर्प्शन इज। बोला हुआ एक हीलियम एटम है और वो जो है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन जिसकी वेवलेंथ किसके बराबर है, इतनी। ठीक, तो ये बोला हुआ है इसमें क्या कि चेंज इन वेलोसिटी, तो हमको वेलोसिटी में चेंज चाहिए। वेलोसिटी में चेंज एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही आएगा। ठीक, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसकी वैल्यू hc/λ के बराबर कर दे हम। तो ये जब hc/λ के बराबर करेंगे तो वो उसके पास जो है मतलब आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जाएगा ना। ठीक, और इसकी वैल्यू आप जो है वो 12 mv² के बराबर कर देना। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। हीलियम एटम का मोलर मास पुट कर देना, एवोगैड्रो नंबर को यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हीलियम एटम है। तो वो जो 4 आएगा उसका एटॉमिक मास वो 1 मोल का आता है, तो 4/Na एक एटम का आएगा। तो वो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें डेटा दे रखा है, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज m+x, मतलब बेसिकली जो है मतलब हमारे पास जो एटम है m, उसके ऊपर +x चार्ज है। अब बोला हुआ है क्या, x+1वां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है 489.6। तो हमसे बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन m फॉर विच l = 0। करना कुछ भी नहीं, अगर m+x है और x+1वां इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो मतलब ये हुआ है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो सिंगल आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आपको करना ये है कि इस -13.6 Z²/1 की वैल्यू को किसके बराबर, इसके बराबर कर देना है। तो ये बेसिकली ये प्लस, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इंटू Z², 489.6। तो यहां से Z की वैल्यू मिल जाएगी 489.6 डिवाइडेड बाई 13.6 का स्क्वायर रूट। अब इसकी वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से Z मिल गया, एटॉमिक नंबर मिल गया। एटॉमिक नंबर मिल गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे, और उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि कितने कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके लिए L की वैल्यू किसके बराबर, 0। तो आसान है। आगे, how many orbitals are present that have at least one radial node if a curve is plotted between radial distribution function versus radial distance for which principal quantum number n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ऐसे कितने ऑर्बिटल्स फंक्शंस पॉसिबल होंगे दैट हैव एट लीस्ट वन रेडियल नोड, यानी एटलीस्ट वन रेडियल नोड बोला है। तो n-l-1 की वैल्यू कम से कम 1 के बराबर। तो कम से कम 1 के बराबर मतलब 1 से बड़ी भी हो सकती है। If a curve is plotted between radial distribution function versus radial distance for which principal quantum number n की वैल्यू क्या हो जाए, 3 या 3 से कम। इनइक्वालिटी बन गई, आप लगाओ दिमाग। n की वैल्यू अगर 3 से कम या 3 के बराबर, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर n की वैल्यू 3 हो गई, मान लिया इस इनइक्वालिटी में, अब इस मतलब इसको देखें हम सेटिस्फाई करके या पुट करके वैल्यूज, तो अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो 3 - l-1 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये आ गया 3 - 1 यानी 2, और इस -1 को इधर भेजेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, यानी l की वैल्यू 1 से छोटी या उसके बराबर। तो l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, 0 और 1 आ रहा है ना। मतलब n की वैल्यू आप 3 पुट कर रहे हैं तो l की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, 0 और 1। तो यानी 3s ऑर्बिटल आएगा और 3p ऑर्बिटल्स आएंगे, ये आ गया। n की वैल्यू अगर 2 पुट करें आप, तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए आप 2 - l-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इधर भी 1 आएगा और 1, यानी l की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर या 0 से छोटी होगी।
यही दिखाई दे रहा है मुझको। 2 - 1 यानी 1, और 1 0 हो जाएगा, यानी 0 इज ग्रेटर देन L, तो L की एक ही पॉसिबल वैल्यू 0, तो यानी 2s ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 1 - L - 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो यानी इसका मतलब ये हुआ है कि ये टर्म तो कैंसिल हो गया, और बाकी इस 1 को तो ये कोई सेटिस्फाइड मतलब वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, तो इसका 5 ऑप्शन कैसे होगा फिर। एटलीस्ट 1 रेडियल नोड, तो n - L - 1 की वैल्यू 1 से बड़ी, और n की वैल्यू जो है वो आपकी 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो कम से कम 1 2 और 3 तो होगा ही होगा, तो 3 - L - 1 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से 3 - 1 यानी कितना, 2, 2 - 1 यानी 1, तो L की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी होनी चाहिए, तो दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 और 1, तो n की वैल्यू अगर 3 होगी तो L की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी 3s और 3p। अच्छा, ऑर्बिटल्स पूछा हुआ है, ये भी ध्यान देना है, ठीक, ये तो सबसेल्स निकल गए, तो सबसेल्स तो 3 ही आएंगे, अब इसमें एक ऑर्बिटल आएगा, इसमें एक ऑर्बिटल आएगा, और इसमें 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 5, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम प्लस n which have same wavelength as that of electrons of H minus n present in fourth orbit। तो बोला गया है फाइंड द ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम प्लस n having same wavelength as that of hydride atom H minus है, पता नहीं H minus वो H plus है, ठीक, वो हाइड्रोजन ही होना चाहिए जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, एटम इन फोर्थ ऑर्बिट। तो इसमें करना क्या है आपको, हीलियम प्लस एन है, मतलब सिंगली आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक। अब इस ये जिस भी ऑर्बिट में है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ की वैल्यू है, तो हमने बोल दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही लिख देते हैं, h अपॉन √2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक। सेम वेवलेंथ है, तो अगर सेम वेवलेंथ है मतलब ये हुआ लैम्डा फॉर हीलियम प्लस एन इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा फॉर हाइड्रोजन एटम, लैम्डा फॉर हीलियम प्लस 2 आयन, हीलियम प्लस 1 आयन, h अपॉन 2 इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो 4, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास वो आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो वो डेटा मैं लिख रहा हूँ, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी ऊपर आएगा 4, ये हीलियम के लिए, ठीक, इज इक्वल टू h अपॉन √2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 ले लिया हमने, और बाकी उसका एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 1, और n की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। अब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास तो n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, 4 चौको 16, 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16 मल्टीप्लाइड बाई 16, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। बोला हुआ है बाई ए सैंपल ऑफ ग्राउंड स्टेट एटॉमिक हाइड्रोजन, इतने एनर्जी की जो है मतलब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स विल बी एब्जॉर्ब इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। करना कुछ भी नहीं है, बोला हुआ है क्या 13.6 इंटू 1 अपॉन ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम यानी 1 अपॉन n1 स्क्वायर इक्वल टू 13.6 इक्वल टू 48 बाई 49, तो यहां से n की वैल्यू जो मुझको दिख रही है वो आ रही है 7। अब बामर रीजन के करस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ लाइंस बतानी है, तो 7 - 2 यानी कितना आएगा 5। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन 2 और बोर ऑर्बिट इज इन द रेशियो 3/5, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो बोर ऑर्बिट में वेवलेंथ का रेशियो हमारे पास 3/5 के बराबर दे रखा है, तो लैम्डा इक्वल टू लिख दो आप h अपॉन m इंटू वी, वो पिछले वाला क्वेश्चन भी आप उस तरीके से करना, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m बी सी, तो उससे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है मतलब दोनों के वेवलेंथ का रेशियो, तो ये mv1 और mv2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू, तो ये आपके पास v2 अपॉन v1 आएगा, ये आएगा। इन दोनों के वेवलेंथ का रेशियो कितना है 3/5, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा हुआ है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए यानी हाफ mv², ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आप दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए आपको, तो ke1
डिवाइडेड बाई ke2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 25/9 आएगी, तो x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक, ये क्वेश्चन, इसमें मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको करना आप ही को है, करना कुछ भी नहीं। रेडियस इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr, और वेलोसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे n के। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, n स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को करना ये हो जाएगा आपसे। ठीक, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है ना कि इसमें सिर्फ मैं आपको कुछ बातें ऐसी बता रहा हूँ जिससे चीजें आप बड़े आराम से कर पाओगे। और देखो कहानी क्या है, 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल, इन सबके लिए एंगुलर, कहीं एंगुलर डिपेंडेंसी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर 1s के लिए ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो मतलब बेसिकली ग्राफ ऐसा जाता है। 2s के लिए मतलब अगर y एक्सिस पे आपने अगर मान लो ले रखा है साई या साई स्क्वायर, और x एक्सिस पे r ले रखा है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ ऐसा ही जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस बस खाली स्लोप का होता है जब स्क्वायर करते हैं। 2s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ठीक, अब इसमें एक चीज देखो, जैसे अगर मान लो ध्यान से देखना आप, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में जैसे मान लो 1s ऑर्बिटल, तो 1s ऑर्बिटल के लिए साई की वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होती, और ये 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ नहीं, ये आपका 2s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ है, क्योंकि 2s ऑर्बिटल के लिए एक रेडियल नोड आपको दिखाई देगा, लेकिन 1s ऑर्बिटल के लिए कोई रेडियल नोड आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा एक और पॉइंट, ये स्टेटमेंट भी गड़बड़, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, a क्यूब नहीं होता, a नॉट क्यूब नहीं होता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी मैंने जो है मतलब इसको आप एक बार पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और ये आपसे हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सारे उसी के पार्ट है, वो करोगे आपसे हो जाएगा। ये चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भाई पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो जो है मतलब u के बारे में बात किया हुआ है, तो आपको सिंपल एक ही चीज ध्यान रखना है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, रेडियस इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। बस यही चीज आपको देखना है ध्यान से, है ना। ये भी एग्जैक्टली वही सेम कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप जरा मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड के मतलब बराबर होता है, और टाइम पीरियड जो होता है वो आपका 2πr वेलोसिटी, तो रेडियस इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n, तो टाइम पीरियड जो होगा वो आपका n क्यूब बाई z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उस पे क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिर्फ मैथ्स लगाना है और कुछ नहीं करना है ना। ठीक